अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ये लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हमने आज जो पढ़ना है तफ़हीम इबारत और अशार। अभी आपको फ़र्स्ट लेक्चर में जैसे आपको बताया गया था कि हमारे पास तफ़हीम इबारत हैं 1 से 15 जो हमारे सिलेबस दहम क्लास में शामिल है। तो हमने आज इबारत नंबर 1 पढ़नी है। आपने कोई कहानी सुनी होगी, किससे भी पढ़े होंगे। सुनी हुई कहानी सुनाइए, पढ़े हुए किससे लिखिए तो मालूम होगा कि आपके ज़बान आपका बयान वही ना होगा जो आपने पढ़ाया सुना था। उसका सबब ये है कि आपने वाक़या सुनकर उसकी तरतीब और बात की हकीकत समझी। आप अपनी समझ और काबिलियत, अपनी ज़बानदानी और अल्फाज की याददाश्त से काम लेकर वही बात अपने लफ्ज़ों में अदा कर रहे हैं। इसको फ़हम इबारत कहते हैं। लिखी हुई इबारतों को मज़मून हो या कहानी, अफसाना हो या इल्मी मकाला, इसी नज़र से पढ़ना चाहिए कि इसे समझेंगे और इस मतलब को अपने लफ्ज़ों में समझाएंगे। इस अमल से ज़हानत बढ़ती और लिखना आता है। दूसरे की बात समझकर इससे अच्छे तरीके पर समझना काबिलियत का काम है। आपको हमेशा करना चाहिए कि ताकि इल्मी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो, अदब समझने की ख़दादात सलाहियतें बढ़ती रहे, लोग आपकी काबिलियत से वाकिफ़ हों और आपकी अच्छे अंदाज में जवाब देकर अपने मुम्तहन को मुतमईन कर सकें। आप आइंदा सफ़ात में कुछ इक़्तिबासात पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ आपकी दरसी किताब से नहीं लिए गए। मकसद ये है कि आपकी नज़र अपनी किताब से ज़रा आगे बढ़े और जो आपको पढ़ाया गया उसकी रोशनी में वो तहरीरें भी समझें जो पढ़ाई तो नहीं गई हैं मगर आपकी काबिलियत के मुताबिक हैं और आप इन्हें पूरी तरह समझ सकते हैं। अगर आप ज़रा तवज्जो करेंगे तो इन इबारतों का मतलब समझा भी सकेंगे। इन इबारतों को गौर से पढ़ना भी है, मुतल्लिक़ा सवालों का जवाब भी याद करना है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके लिए चंद ज़रूरी हिदायत हैं कि दी गई इबारत या शार को गौर से पढ़ें, नफ्स मज़मून पर खूब गौर करें। नंबर 2, इसमें कि इबारत के नीचे दिए गए सवालात को भी तवज्जो से पढ़ना है। तमाम सवालात के जवाब इबारत के अंदर वाज़ेह या इशाराती अंदाज में मौजूद होते हैं। थोड़ा सा गौर फ़िक्र करने से हर तालिब इल्म इन सवालात के जवाब आसानी से तहरीर कर सकता है। सवालात के जवाब देने के लिए वही अंदाज़ इख्तियार किया जाए जो सवाल का हो। जवाब तहरीर करते हुए इबारत को असल मतन के साथ लिखने से गुरेज़ किया जाए, बल्कि इबारती ख़यालात को अपने अंदाज में ढाल कर लिखा जाए। अगर किसी इबारत का मौजू उन्वान तहरीर करने के लिए कहा गया हो तो इबारत के मज़मून को खूब गौर से पढ़कर उन्वान अख़ज़ किया जाए। आप अपने जवाब को तक़वियत देने के लिए हवाला जात भी तहरीर कर सकते हैं। तमाम सवालात के जवाब तहरीर करने के बाद एक दफ़ा पढ़ लें ताकि तसल्ली हो सके कि दुरुस्त जवाब तहरीर किए गए हैं। तफ़हीम इबारत नंबर 1 है, इसके हम अभी बुलंद ख़ानी करते हैं। पंजाब की हद इन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जेपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ने मालूम नहीं हुए, उसने गज़नी पर एक भारी फ़ौज से चढ़ाई की। चुनाचा दफ़तन मुल्गान पर जाकर डेरे डाल दिया। पेशावर से काबल तक बराबर लश्कर फैला दिया। इधर से सबकतकीन भी निकला। चुनाचे दोनों फ़ौजें आमने सामने पड़ी थीं और एक दूसरे की पेश दस्ती की मंतज़र थी। पेश दस्ती मतलब आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार में थी कि दफ़तन अचानक से आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, यानी कि वो बर्फ़ में रहने के आदी थे, उन्हें ख़बर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लिहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों अकड़ का मर गए, ज़ारों के हाथ पाँव रह गए, जो बच्चे उनके औसान जाते रहे, यानी कि उनके होश खो गए। ये थी एक इबारत। अब इसके सवालात देख लेते हैं कि सवालात इसमें कौन कौन से हैं। तो पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? सवाल नंबर 1 है। इसका जवाब हमने क्योंकि पैराग्राफ पढ़ा तो इससे हम देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपने ये तफ़हीमी इबारत के सवालों के जवाबात स्कूल से दिए गए नोट से ही याद करने हैं क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे
انداز میں تحریر لکھی گئی ہے۔ ان سوالات کے جوابات مکمل موجود ہیں۔ ہاں جی، پہلا سوال یہ ہے کہ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ یہ اس زمانے کی بات ہے، جواب ہے جی اس کا یہ اس زمانے کی بات ہے جب پنجاب پر ایک ہندو شاہی خاندان کی حکمرانی تھی۔ بھیم پال اور ترلوچن پال اس خاندان کے معروف حکمران ہو گزرے ہیں۔ جے پال کون تھا؟ سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ جے پال پنجاب کے ہندو شاہی خاندان کا معروف حکمران تھا، جبکہ سبکتگین غزنی کا نامور مسلمان حکمران اور سلطان محمود غزنوی کا باپ تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ تو مصنف نے جواب میں بتایا کہ مصنف نے غزنی کے مسلمانوں کو برف کے کیڑے قرار دیا کیونکہ وہ لوگ سخت سرد موسم کے عادی تھے۔ اچھا، سوال نمبر 4، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہ لوگ جاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ وہاں برف باری اور سردی کی شدت کی وجہ سے رضائی کا گزارا نہ تھا، اس لیے لوگ جاڑے مطلب سردی میں موٹے لباس یعنی سمور اوڑھتے تھے۔ نمبر 5، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ راجہ جے پال کی فوج برف باری کی نظر ہو گئی اور اس میں لڑنے کی سکت نہ رہی۔ یہ ان کے جوابات ہیں۔ اس کے علاوہ اضافی سوالات کے جوابات بھی آپ کو دیے گئے نوٹس میں موجود ہیں، آپ وہاں سے مزید اس میں سوال تلاش کر سکتے ہیں، جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر اتنا ہی، اور اب آپ نے عزیز طلباء یہ جتنا بھی کام ابھی تک کروایا گیا، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے سے سنا ہوگا اور اس کو پڑھنے کے لیے پریکٹیکلی بھی عمل کیا ہوگا۔ کچھ کام لکھنے کے لیے دیا گیا ہے وہ بھی مکمل ہو جانا چاہیے، کچھ کام یاد کرنے کا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ اب اس سوال کے تفہیمی عبارت نمبر 1 کو اچھے سے پڑھنا ہے اور پھر اس کے سوالوں کے جواب آپ نے دیے گئے نوٹ سے یاد کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔